नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफे को लेकर पूरे 4 दिन पूरे होने जा रहे हैं, पर हैरानी की बात अब ये है कि अब तक वो खास बात सामने नहीं आई है जिसके कारण उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया, या फिर उन्हें देना पड़ा, या फिर उनसे मांगा गया। ये सारे रीजंस अभी भी पर्दे के पीछे हैं। इस बारे में अब तक ना तो धनखड़ ने कुछ कहा है और ना ही सरकार की ओर से कुछ ऐसी बात कही गई है कि जिससे कुछ पता चल सके। हालांकि जिस तरीके की बातें अब तक सामने आई हैं, उनसे ये तो स्पष्ट हो गया है कि धनखड़ खुश होकर तो नहीं गए हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी का उनके विदाई के लिए किया गया रूखा सा ट्वीट अब तक किसी बीजेपी के नेता का उनका हालचाल न लेना, ये भी साबित करता है कि कुछ इतना खराब हुआ है जिसकी कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता है। राजनीतिक चर्चाएं हैं कि सरकार के साथ टकराव के बीच ये कदम उठाया गया है। वहीं अब इसको लेकर के एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा हुआ है जगदीप धनखड़ को लेकर के कि उन्होंने अप्रैल में अपने अधिकारों से परे जाकर एक ऐसा काम किया, एक ऐसी नियुक्ति की जो सरकार के बिल्कुल खिलाफ जाकर था, वो भी मोदी जी के विदेश में रहते हुए। तो क्या यही वजह उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का कारण बनी? इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कृष्णस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले मैं जो खबर है वो ये है कि जगदीप धनखड़ ने पिछले जो अप्रैल महीना था उसमें एक नियुक्ति की कोशिश की थी और दावा किया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने अप्रैल में संसद टीवी के सचिव और इंचार्ज के रूप में एक अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अपने अधिकारों से परे जाकर काम किया। धनखड़ ने एक ऐसी नियुक्ति की कोशिश की जिसे केवल कैबिनेट की नियुक्ति समिति ही कर सकती थी। ये कोशिश तब हुई जब पीएम मोदी विदेश में थे और उनकी नियुक्ति रोकने के लिए सरकार के टॉप ऑफिसर्स को दखल देनी पड़ी। तो क्या ये वही नियुक्ति की कोशिश असल में इस्तीफे का कारण बनी? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पूरी खबर दिखा देना चाहूंगी कि इसको लेकर के खबर क्या सामने आई है। तो देखिए, खबर में साफ तौर पर लिखा है कि सूत्रों के मुताबिक जगदीप धनखड़ चाहते थे कि अप्रैल में तत्कालीन सचिव रजीत कोनानी को कौशल विकास सचिव बनाए जाने के बाद एक जूनियर अधिकारी संसद टीवी के सचिव और प्रभारी का कार्यकाल संभाल रहे थे। एसीसी के पद है और राज्यसभा इन पर अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकती। राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इन पर नियुक्तियां नहीं कर सकते। अधिकारियों का चयन केंद्र सरकार की प्रस्तावित सूची में से किया जाना चाहिए। अधिकारियों का आवंटन एसीसी का काम है और केवल वही नियुक्तियां वैध मानी जाती हैं। जगदीप धनखड़ नियुक्ति वाला आदेश जारी करने वाले थे। सूत्रों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश में थे और टॉप अधिकारियों को इसे रोकने के लिए दखल देना पड़ा। यहाँ तक कि उस अधिकारी को भी ज्वाइन ना करने के लिए कहा गया और उसे बताया गया कि उसकी नियुक्ति जो है वो अवैध है और कानूनी संकट इससे पैदा होगा। इस नियुक्ति को टालने के लिए कैडर नियंत्रित प्राधिकरणों, पीएमओ और राज्यसभा सचिवालय के बीच कई कॉल किए गए। अधिकारी को यहां तक सुझाव दिया गया कि अगर ज्वाइन करने का दबाव आता है और राज्यसभा सचिवालय आदेश जारी करता है तो वो छुट्टी पर चला जाए। ये सारी जो रीजन है, ये सारी जो खबरें हैं, इसको लेकर के क्या आपको लगता है कि सर वाकई में यही रीजन हो सकता है जिसकी वजह से धनखड़ के इस्तीफे की स्क्रिप्ट वहीं से शुरू हो गई हो और बाकी बातें, कहानियां आगे बढ़ती चली गई हो? जय संविधान। देखिए निधि, वास्तविकता यह है, ये धनखड़ साहब ने किया नहीं किया, नियम अनुकूल किया, नियम विरुद्ध किया, वो बात का मुद्दा है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि क्या राष्ट्रपति और सरकार के बीच में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है, और अगर हो सकती है तो क्यों हो सकती है, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि देखिए, अभी तक 3 साल के कार्यकाल में हमने धनखड़ साहब की जो कार्य प्रणाली को देखा, उसमें हमने देखा कि उन्होंने अपनी मोदी जी के प्रति निष्ठा में कोई कमी नहीं रखी। उनके सामने भाई हम लोगों ने तो ऐसी ऐसी फोटो देखी कि राष्ट्रपति खड़े हैं, उपराष्ट्रपति खड़े हैं, स्पीकर खड़े हैं, मोदी जी सामने से गुजर रहे हैं और सब हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। देखिए, ये बिल्कुल शर्मनाक है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च है और उपराष्ट्रपति नंबर 2 पे हैं। लेकिन हमने देखा है जब आप प्रणाम करते हैं तो झुक के नहीं प्रणाम करते। जो बड़ा आदमी होता है, जो उच्च पद पे होता है, वो केवल ऐसे प्रणाम करता है। आपने मोदी जी को तो जरूर हमने चीन के राष्ट्रपति के सामने झुक के प्रणाम करते हुए देखा है, या चाय पिलाते समय भी झुकते हुए देखा, लेकिन नॉर्मली ये प्रोटोकॉल है। देश के राष्ट्रपति भी एक दूसरे के सामने झुकते नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वो अपने देश की प्रतिष्ठा का एक प्रकार से वो कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, ऐसी क्यों परिस्थिति पैदा हुई कि अगर उपराष्ट्रपति
सरकार के हर चीज में हाँ में हाँ मिला रहे थे, और उसके बाद सरकार ने उनके चयनित अधिकारी को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसका मैंने तलवारें खिंच चुकी थी। तो ये तलवारें क्यों खिंची? क्योंकि देखिए थ्योरीज बहुत सारी चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल मिले, अरे अरविंद केजरीवाल मिले ये तो सबने देखा, ही तो पहले ही सारी चीजें डिस्क्लोज हो गई थी। लेकिन स्थिति ये बनती है ऐसा हुआ क्यों? देखिए ये एक नॉर्मल ह्यूमन फैक्टर है निधि। कोई भी आदमी, और ये भी देखिए बिल्कुल पक्की बात है कि धनखड़ साहब अगर उपराष्ट्रपति बने थे या गवर्नर वेस्ट बंगाल के बने थे, वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो उनका व्यवहार था वो राज्यपाल पद के अनुकूल नहीं था। जिस प्रकार से वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, आजकल तो हर राज्यपाल को आप देखिए पॉलिटिकली एक्टिव हो जाता है, वहां पे विशेष तौर पे हो जाता है जहां पे अपोजिशन की सरकार है, चाहे केरला हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। तो ये परिस्थिति जो उन्होंने की थी पैदा, अब इसके बाद अगर होता है कि वो अपने सारे जो करना चाहिए, तो सारे गवर्नर ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट बन गए वैसे हम भी हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, तो हम भी उतना झुक जाएं, हम भी एक राजनीतिक अवरोध पैदा करें, विपक्षी दलों को चलने न दें। एक ही विकल्प हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि आपको डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी। जैसे दिल्ली के अंदर आपने देखा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हर चीज पर रोड़ा डालते थे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है एक रोड़ा उन्होंने नहीं डाला, सारा माकूल। इसका मतलब यह है कि गवर्नर्स को यह इंडिकेशन है कि विपक्षी दलों की सरकार को इतना ज्यादा बदनाम कर देना है या इतना ज्यादा इनएफिशिएंट बना देना है कि उसके बाद वो काम ही ना कर पाए। अब ये जो परिस्थिति पैदा हुई, ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, तो धनखड़ साहब, मानी बात है कि सबको आश्चर्य हुआ था कि ऐसा कैसे हो गया कि उपराष्ट्रपति बन गए। 5 साल का कार्यकाल है, 3 साल में आपने रिजाइन कर दिया। स्वास्थ्य आपका ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में कोई बुलेटिन नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है। अब सवाल है कोई आदमी अपने 2 साल क्यों वेस्ट करेगा? भाई आप खुद सोचिए ना निधि, भाई अगर एक उम्र में बैठा हुआ आदमी है जिसने अपने सारे इतिहास में, पिछले 10-11 साल के इतिहास में झुकने के लिए महारत हासिल कर ली है, तो अपने 2 साल क्यों गंवाना चाहेगा? ये भी उन्हें पता है कि रिस्क बहुत बड़ा है। भाई या तो आप विपक्ष की सरकार बनवा देंगे, अगर विपक्ष की सरकार बना देंगे तो आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, और अगर विपक्ष की सरकार नहीं बनी तो ईडी सीबीआई की रेड भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं। जैसे ईडी ने चार्जशीट कर दिया उनको, सतपाल मलिक जी को, जबकि सतपाल मलिक जी तो विसिल ब्लोअर थे। उन्होंने तो कहा था कि आरएसएस के एक बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी सुबह 6 बजे उनके घर में आए और उन्होंने 15-20 हजार करोड़ घूस देने की प्रयास किया। सच था कि झूठ था मुझे नहीं पता, लेकिन जो सतपाल मलिक ने कहा, और वो कह रहे थे कि इसमें विजिटर रजिस्टर में है और मेरे पास सारे रिकॉर्ड है, लेकिन रेड किस पे हुई? उस आदमी पे नहीं हुई जिसपे सतपाल मलिक ने आरोप लगाया था, बल्कि सतपाल मलिक पे हो गए। सतपाल मलिक जो है वो बड़ी बुरी स्थिति में है, परमेश्वर करे उन्हें लंबी उम्र दे। तो ये 2 साल का रिस्क आदमी क्यों लेगा? 2 साल का रिस्क जो लेगा, हमारे शेयर मार्केट में एक शब्द होता है निधि, उसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। और आपको भी चलिए एक ज्ञान दे देता हूं मैं, जीवन में कभी भी कोई निर्णय लो, कोई भी निर्णय, ये देखो इसमें रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। अगर आपको लगता है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और रिवार्ड कम है तो निर्णय मत लो। अगर आपको लगता है रिवार्ड की संभावना है ही नहीं, यू डोंट नो, भाई फ्यूचर बताएगा कि आप सफल हुए कि नहीं, लेकिन रिवार्ड बहुत ज्यादा है और रिस्क बहुत कम है, तो निर्णय ले लो। जैसे शेयर मार्केट में कहते हैं कि मान लीजिए मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है 20,000 से 25,000 के बीच में, 2-3 साल से कर रहा है, 20,000 तक जाता है, फिर 25,000 आता है, फिर 20,000, 25,000, इस पे रेंज कर रहा है। तो मानी बात है कि अगर आप 20,000 पे खरीदेंगे, हो सकता है 19,000 चला जाए, हो सकता है 18,000 चला जाए, इसकी संभावना को आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन 90% चांस है कि ये 25,000 की तरफ बढ़ेगा। अगर 25,000 पे आप बेच देंगे, हो सकता है 26-27,000 पे चला जाए, लेकिन इस बात की 90% संभावना है कि नीचे आ जाए, क्योंकि रेंज जो है 20 से 25,000 की है। ऐसे ही अगर धनखड़ साहब ने, और ये बात देखिए बिल्कुल पक्की है, इसका निष्कर्ष निकालने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ये रिजिग्नेशन जो किया है ये धनखड़ साहब ने दिया है, क्योंकि 3 मंत्रियों का, भारतीय जनता पार्टी के 3 सीनियर मिनिस्टर्स का उनसे अप्रोच करना और उनसे कहना कि आप रिजिग्नेशन मत दीजिए, और क्यों ना दीजिए उसका भी एक कारण है, उसका भी एक जस्टिफिकेशन है।
जस्टिफिकेशन यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाह रही थी। अब ये कंट्रोवर्सी तो पैदा हुई ना, इसमें अपोजिशन को तो नुकसान हुआ नहीं भाई, वो तो अपना बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, वो तो एक फेयरवेल भी कर रहे हैं, फेयरवेल डिनर भी कर रहे हैं, उनको तो एक मौका मिल गया। एक ऐसा आदमी जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का बहुत ज्यादा विश्वस्त था, आज के तारीख में वो बारूद का एक गोला बन गया है, क्योंकि वो क्या बोल दें, क्या प्रूफ उनके पास हो, नोबडी नोज। लेकिन अगर 3 लोगों के फोन आने के बावजूद अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया और रिजिग्नेशन पे अडिग रहे, इसका माने खेल बहुत गहरा है। और खेल गहरा है, अब आपको पता ही होगा, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो रामायण सीरियल में बड़े सीनियर कलाकार थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि सूत्र बता रहे हैं, सूत्र आप जानते ही आजकल सूत्र कैसे होते हैं, उन्होंने मोदी जी का पार्लियामेंट में ना होने पे नाखुशी जाहिर की है। जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने नाखुशी जाहिर की है। और यह मार्केट के अंदर खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के 45 सांसद भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, या अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो एब्सटेन कर सकते हैं। अब आप एब्सटेन कर गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई, तब धनखड़ साहब की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, जरा इमेजिन कीजिए। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए अगर धनखड़ साहब ने जो सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं, हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं मैनेजमेंट में संकेतकों से, इंडिकेटर्स से, तो इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि धनखड़ साहब अगर अडिग रहे, इसका मतलब उनको पूरा विश्वास है ये सरकार गिर जाएगी, और ये सरकार गिर जाएगी तो उनका एक बहुत बड़ा रोल होगा और उसके बाद वो खुलकर खेलेंगे। इसीलिए 6 महीने पहले उन्होंने किसानों के हित में बात करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता है जो किसानों की हित की बात करेगा, चाहे वो सतपाल मलिक हो, चाहे वो धनखड़ साहब हो, उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और किसानों के हितों में बात करके उन्होंने इंडिकेशन दे दिया था कि अब मैं चैलेंज करने वाला हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं था कि वो रिजाइन करें। उन्होंने कोशिश की, धनखड़ साहब नहीं माने। अच्छा, ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि जाट समुदाय में आप उनकी देख लीजिए जो मीटिंग्स हो रही हैं और जिस प्रकार से उनमें चर्चा हो रही है, और बहुत बड़ा एरिया है राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, जहां जाट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन पे हैं। तो उनको लग रहा है कि आपने एक सतपाल मलिक को पहले बदनाम किया और अब आपने धनखड़ साहब को बदनाम कर दिया, और एक वो है अपना क्या नाम है उनका, चौधरी चरण सिंह के पौत्र साहब, वो भी बदनाम तो हो ही गए, क्योंकि मानी बात है कि संगति तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उनकी जो चौधराहट थी और चौधरियों की और जाटों की जो एक अपना आत्मसम्मान होता है, जो कहते हैं कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट एक समान होते हैं, अब वो खाट भी टूट गई और जाट भी टूट गया। ऐसे जाटों को यहाँ का समाज पसंद नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार का अपमान हुआ है चौधरी धनखड़ साहब का, वो मेरे ख्याल से आज के तारीख में पूरा का पूरा किसान वर्ग जो है वो आक्रोशित है, जो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और सारे किसान नेताओं के वक्तव्यों से आपको आभास मिल रहा होगा।